तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th का अध्याय 7 को देखने वाले हैं, हिंदी का। ठीक है, हिंदी के अध्याय 7 को देखने वाले हैं। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के बीच निचोड़ कर लाया हूँ। ठीक है बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परंपरा का मूल्यांकन क्लास 10th। ठीक है, हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बहुत ही बारीकी से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइए। मैं बहुत ही दावा के साथ कहता हूं कि अगर आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से अगर इसको सही आंसर टिक करते हैं तो आपको परीक्षा में हिंदी में 90+ नंबर कोई नहीं काट सकता बच्चों। इसलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छा से जो है कि उत्तर दीजिए और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। हम लोगों का पहला प्रश्न है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बिरजू महाराज का, बी यतीन्द्र मिश्र का, सी रामविलास शर्मा का, डी महात्मा गांधी का। बोलिए तो, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा, सी इज द राइट आंसर। रामविलास शर्मा का बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा का। आइए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोगों का देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? बोलिए तो, ए भीमराव अम्बेडकर, बी बिरजू महाराज, सी मैक्स मुलर या डी रामविलास शर्मा। बोलिए, दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कौन थे? डी रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी रामविलास शर्मा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए तीसरा नंबर प्रश्न हम लोगों का देखते हैं कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है? कौन मनुष्य के, ठीक है, संपूर्ण जीवन से संबंधित है? ए धन, बी साहित्य, सी ऐश्वर्य, डी अपव्यय। बोलिए तो, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है? ठीक है, धन होगा या साहित्य होगा, ऐश्वर्य होगा या अपद्रव्य होगा? बोलिए तो, सॉरी, अपव्यय होगा। बोलिए क्या होगा राइट आंसर? साहित्य होगा। क्या होगा? साहित्य इज द राइट आंसर। ठीक है, यह मनुष्य के जो है कि संपूर्ण जीवन से संबंधित। आइए 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। वह वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल, ठीक है, भाव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं, यानी उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मार्क्सवाद कहेंगे या निर्विवाद कहेंगे या समाजवाद कहेंगे या भौतिकवाद कहेंगे? बोलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर? हम लोग उसको भौतिकवाद कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? भौतिकवाद कहेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? ए नंबर क्रीट की सभ्यता से, बी नंबर मिस्र की सभ्यता से, सी नंबर एंथ्रेक्स की सभ्यता से या डी नंबर इनमें से सभी। बोलिए तो, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? जल्दी जल्दी बोलिए, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? सी होगा इसका राइट आंसर, एंथ्रेक्स की सभ्यता से। किस क्या? एथेंस की सभ्यता से। आइए आगे देखते हैं। शैली और बायरन कहाँ के थे? बोलिए तो, शैली और बायरन कहाँ के थे? ए अमेरिका के, बी यूनान के, सी अफ्रीका के, डी भारत के। बोलिए तो हाँ का होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, शैली और बायरन कहाँ के थे? तो यूनान के थे प्यारे बच्चों। कहाँ के थे? यूनान के थे। प्रश्न बनेगा कि शैली और बायरन कहाँ के थे? यूनान के थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। आइए आगे देखते हैं। जारशाही डैश डैश में थी। बोलिए तो, जारशाही कहाँ पर था? मिस्र में था, सोवियत रूस में था, इटली में था या फिर इजराइल में था? बोलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जारशाही में थी। बोलिए, जारशाही डैश डैश में थी, कहाँ पर था? बोलिए 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत रूस। ठीक है बच्चों, सोवियत रूस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जारशाही रूस में थी। देखिए, जारशाही डैश डैश के जगह रूस भर दीजिए। जारशाही सोवियत रूस में थी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं हम लोगों का अगला प्रश्न। हम लोगों का अगला प्रश्न है क्या कि रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी?
1916 में, 1921 में, 1924 में या 1920 में? रूस की क्रांति कब हुई थी? बोलिए तो, आंसर बोलिए। रूस की क्रांति कब हुई थी बच्चों? 1917 में। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, परीक्षा में डायरेक्ट लड़ेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, लेट मत कीजिए, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूं, और जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है मैं सभी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और यहाँ तक कि मैं क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को जो है कि पिछले 10 सालों का क्वेश्चन बैंक में भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। अगर बहुत ही बारीकी से आप प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं और मेरा सारा का सारा वीडियो अगर देखते हैं, मैं दावे के साथ करता हूं कि आप सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। आइए 9 नंबर का प्रश्न हम लोगों का है कि व्यास जी और वाल्मीकि जी, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः? बोलिए तो कौन सी रचना है? गीता रामायण या उपनिषद महाभारत, रामायण महाभारत या महाभारत और रामायण? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, व्यास जी, कौन जी? व्यास जी की रचना गीता है, व्यास जी की रचना क्या है, और वाल्मीकि जी की रचना रामायण है। वाल्मीकि जी की रचना रामायण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा की, रामवर सिंह की, या फिर जगदीश गुप्त की, या डॉक्टर नागेंद्र की? बोलिए तो, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो रामविलास शर्मा का। किसकी है? रामविलास शर्मा का। ठीक है, आइए 11 नंबर प्रश्न हम लोगों का देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, बोले तो कहाँ होता है? धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, या फिर इतिहास के ज्ञान से कब तक भारतीय? बोलिए तो, इसका 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। समझ में आ गया बच्चों? आइए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला नंबर का प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पर कि लेखक रामविलास शर्मा, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? बोलिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 1948 से 1952 तक, या 1949 से लेकर 1953 तक, या 1950 से लेकर 1951, या फिर 1947 से लेकर 1952 तक? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का, जल्दी बोलिए। 12 का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों बी, 1949 से 1953 तक रहे हैं। कब तक? 1949 से 1953 तक रहे हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या है? पूछ रहा है कि आखिर साहित्य की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? साहित्य सापेक्ष रूप में वो क्या है? पराधीन है, जड़ है, परतंत्र है, या स्वाधीन है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या है? तो ये स्वाधीन है बच्चों। क्या है? स्वाधीन है। ठीक है, ये आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी चैनल को शेयर कीजिए। एंथ्रेंस, एंथ्रेंस किस महादेश में है? एंथ्रेंस किस महादेश में है? यूरोप में है, एशिया में है, अमेरिका में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? बोलिए तो, एंथ्रेंस किस देश में है? बोलिए बात प्यारे बच्चों, एंथ्रेंस किस देश में है? तो एंथ्रेंस यूरोप में है। एंथ्रेंस यूरोप में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके आया हूँ। आइए आगे देखते हैं। बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन किस भाषा के कवि है? बोलिए, बायरन किस भाषा के कवि है? हिंदी भाषा के कवि है, या फिर संस्कृत के, अंग्रेजी के, या फ्रेंच के? राइट आंसर है अंग्रेजी के। किसके? अंग्रेजी के। आप लोग याद रखिएगा कि बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के। कौन भाषा के? अंग्रेजी भाषा के। अगला नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि निराला जी साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दूधनाथ सिंह का, रघुवीर सहाय का, रामविलास शर्मा का, या फिर मुक्ति बोध का? बोलिए तो, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की। किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की कृति। आइए हम लोग 16 नंबर प्रश्न तो देख लिए, रामविलास शर्मा की कृति है। 17 नंबर प्रश्न को हम लोग समझते हैं।
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के, यानी कि बोला ये जो हम लोग का पंक्ति है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया, बोलिए तो कहाँ से लिया गया? शिक्षक और सांस्कृतिक से, अभिनयों से, या फिर परंपरा के मूल्यांकन से, या फिर नवत खाने आदत। तो बोलिए, जैसा कि अभी हम लोग चैप्टर 7 देख रहे हैं, परंपरा का मूल्यांकन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। और ये जो पंक्ति देखें, अभी ये वाला जो पंक्ति आप लोग देख रहे हैं, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है प्यारे बच्चों। कहाँ से लिया गया है? परंपरा के मूल्यांकन से। आइए 18 नंबर का प्रश्न हम लोग का क्या है? दूसरों के नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरों के अगर नकल करके अगर आप लोग लिखते हैं कोई भी साहित्य, तो कैसा माना जाता है? देखते हैं, उत्तम माना जाता है, या मध्यम माना जाता है, अधम माना जाता है, या व्यंग माना जाता है? बोलिए तो कैसा माना जाता है? दूसरों से जो है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं, यानी कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है? बोलिए तो कैसा होता है? अधम होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? अधम होता है। ये होगा राइट आंसर, अधम माना जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि लियोनार्दो रफाल लियोनार्दो दा विंदी और एंजलो किनकी देन है? बोलिए तो ये किनकी देन है? रफाल, लियोनार्दो दा विंदी और एजेंसी किनकी देन है? इंग्लैंड की देन है, फ्रांस की देन है, इटली की देन है, ये यूनान की देन है। बोलिए तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इटली की देन है प्यारे बच्चे। का देन है? इटली का देन है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। शेक्सपियर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछी भी आ जाए कि पूछा भी गया है। शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे? नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, या निबंधकार थे? बोलिए तो शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे? तो एक नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे बच्चों? शेक्सपियर एक नाटककार थे। आइए आगे देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न क्या हम लोगों का कि निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में की गई है प्यारे बच्चों? बोलिए तो 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, या फिर 5 खंडों में? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, जल्दी आप लोग इसका सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 खंडों। कितने खंडों में प्यारे बच्चों? 3 खंडों। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 3 खंडों में, याद रखिएगा ना जी, बिल्कुल 3 खंडों में। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 22 नंबर का प्रश्न क्या हम लोगों के कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? यही हम लोगों का अगला प्रश्न। कब हुआ देखते हैं। 10 अक्टूबर 1912 को, 10 अक्टूबर 1912 को, या 12 अक्टूबर 1914 को, 14 अक्टूबर 1916 को, या फिर 16 अक्टूबर 1918 को? बोलिए तो रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग जो है कि जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तभी भी इनका जन्म मृत्यु दिया गया था, तो आप पढ़े होंगे, तो आप लोग अनुमान कीजिए तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 10 अक्टूबर 1912 को, 10 अक्टूबर 1912 को। आइए 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? पहले पूछा था कब हुआ, अब यहाँ पूछ रहा है कहाँ हुआ। ठीक है, नंदगांव मथुरा में, या फिर हरनौत बिहार में, या उच्च गांव सानी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर होगा उच्च गांव सानी में। 23 का राइट आंसर क्या होगा? उच्च गांव सानी में इनका जो क्या हुआ था बाबू, का जन्म हुआ। कब हुआ था, तो कब हुआ था तो यहाँ देखिए डेट भी दिया गया है ना लेखक का जो कि कब जन्म हुआ था। यहाँ देखिए 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर 1912 को। कहाँ पर हुआ था? यहीं पर, उच्च गांव सानी में। कहाँ पर बाबू? उच्च गांव सानी में। आइए अगला प्रश्न हम लोगों का देखते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि प्रेमचंद्र, कौन चंद्र? प्रेमचंद्र और उनका युग। ठीक है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? बोलिए तो प्रेमचंद्र का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का है, दिनकर का है, या फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का है? बोलिए तो 24 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा इसका राइट आंसर। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। ये 25 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राजशाही के रूप में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन है? बोलिए तो राजशाही रूप में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन है? बोलिए तो टोल्स्टॉय, या फिर ओलिवर, थॉमस हार्डी, या वाल्टर स्कॉट? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोल, देखिए है ना,
टोल्स्टॉय, टोल्स्टॉय राइट आंसर होगा इसका, क्या होगा? टोल्स्टॉय। ठीक है, देखिए कैसा नाम है, अजीब नाम है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग इनमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैं सारा ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, मैं आप लोगों के लिए निचोड़ के लाता हूँ। बहुत मेहनत लगता है बच्चों ये जो है कि वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर देते हैं ना, तो थोड़ा मोटिवेशन जो है कि हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं और अच्छा लगता है और वीडियो। तो मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए। तो थोड़ा सा लाइक तो कर ही सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या दिक्कत है, बोलिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको इसी तरह मेरा सारा वीडियो मिलेगा, अच्छा वाली बात है ना, और ज्ञान मिलेगा फ्री में। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? बोलिए तो किसको अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? नेश्वरवादी सभ्यता को, एकेश्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, या इनमें से कोई? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का 26 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी सभ्यता। क्या बच्चों? पूंजीवादी सभ्यता। तो पूंजीवादी सभ्यता का राइट आंसर। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है, यानी कि लैटिन का कवि कौन है? ठीक है, लैटिन कवि माना जाता है किसको? वर्जिल को, बायरन को, शेक्सपियर को, या फिर रेनर मारिया रिल्के को? बोलिए तो लैटिन कवि कवि इनमें से कौन है? लैटिन कवि इनमें से कौन है? जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, लैटिन कवि इनमें से कौन है? वर्जिल, 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 वर्जिल एक लैटिन कवि है। कौन बच्चों? वर्जिल एक लैटिन कवि है, वर्जिल एक लैटिन कवि है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है आप लोगों के लिए लाया हूँ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आगे है हम लोगों का 28 नंबर कि तार सप्तक में, तार सप्तक, ठीक है, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रह है? बोलिए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ दिया गया है 4, B5, B5, C6 या फिर D7। बोलिए तो तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो यहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर लीजिए। तार सप्तक, तार सप्तक, तार सप्तक से याद रखिएगा 7, तार सप्तक से याद रखिएगा 7। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तार सप्तक में कितने कवियों, जो कि कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो 7। कितने? तो 7 होगा। कितने बच्चों? 7 होगा, याद रखिएगा। आइए हम लोग 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का कि आज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? यानी पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि कब संपादित किया प्यारे बच्चों। ठीक है, 1941 में किया, या फिर 1945 में, 1943 में, 1947 में? बोलिए तो कब प्रकाशित किया, कब संपादित किया? 1943 में। कब? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1943, 1943। क्या प्यारे बच्चों? 1943 में क्या था? 1943, याद रखिएगा बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं, भी इसका 1943 हो जाएगा। हम लोगों का अगला प्रश्न है 30 नंबर का बच्चों कि रामविलास शर्मा को, ठीक है बच्चों, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए, ठीक है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? जल्दी जल्दी बोलिए तो रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बोलिए तो प्रेमचंद्र और उनका युग, ठीक है, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला की साहित्य साधना, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? बोलिए तो रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जल्दी जल्दी बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना के लिए उसको जो कि अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी आइए आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग टिक करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक के जो है कि उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो मिलते रहे तो चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग का 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का जो है कि संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष, या 4 द्वंद्वात्मक? बोलिए तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक। क्या हो जाएगा बच्चों? द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक। ठीक है, आइए हम लोग 32 नंबर देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? बोलिए तो प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है? हरि हरि हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, ये देखिए क्या नाम है? हरिश्चंद्र जी। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, 1 मिनट रुकिए तो बच्चों, हम इसको देख लेंगे। हरिश्चंद्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हरिश्चंद्र। ठीक है,
देखिए हिंदी किताब में इसको देखिएगा अलग भाषा में लिखा रहता है, और कंप्यूटर समय ना तो बच्चों टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए टाइपिंग में जो है हम लोग लिखते हैं ना इसको, तो कंप्यूटर क्या करता है कुछ कुछ वर्ड को वो अपने अकॉर्डिंग लिखता है, ठीक है, यानी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखिए वो ऐसे लिखाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हरिश्चंद्र की, क्या पढ़ेंगे इसको, हरिश्चंद्र की, या फिर गुणाकर मूल्य की, या फिर नलिन विलोचन शर्मा की, या डॉक्टर रामविलास शर्मा की। बोलिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा इज द राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और यहाँ देखिए कब और कहाँ हुई, बोलिए तो कब और कहाँ हुई, तो 2000 दिल्ली, ठीक है, 2000 दिल्ली में, कब और कहाँ हुई थी, 2000 में मृत्यु हुई, और दिल्ली में कब हुई थी, 2000 में वो हम लोगों को छोड़कर चले गए, ठीक है, और वो जगह का नाम था दिल्ली। प्यारे बच्चों जगह का क्या नाम था, दिल्ली। उम्मीद है आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं पर भी बच्चों आपको अगर दिक्कत हो तो आप जो है कि हमको क्या कर सकते हैं, कमेंट में जो है कि किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए, देखिए ये मेरा नंबर है 950866, तो प्यारे बच्चों 665583। अगर आपको किसी भी तरह से दिक्कत हो रहा है तो आप ये मेरा नंबर लीजिए, और ये मेरा नंबर जो है 24x7 है बाबा बच्चों, 24x7 का मतलब क्या है, 2400 घंटा 7 दिन ये मेरा नंबर चालू रहता है। आप कभी भी हमको इस नंबर पर फोन कीजिए और पूछिए कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रॉब्लम है, कि प्यारे बच्चों तो मैं आप लोगों को जो है कि एक सही गाइड करवाऊंगा। किसी भी चीज का नोट्स चाहिए या कोई चीज चाहिए तो आप हमसे बेहिचक फोन कीजिए और बात कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। आइए आगे देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है। 34 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का, साहित्य की परंपरा का, ठीक है बच्चों, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, बोलिए तो किस व्यवस्था में संभव है, सामंतवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, या इनमें से सभी। बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन समझिए कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान, ठीक है, यानी कि पूरा ज्ञान, साहित्य की परंपरा का पूरा ज्ञान जो है कि किस व्यवस्था में संभव है, किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में संभव है, तो इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, परंपरा का जो ज्ञान है उसके लिए आवश्यक है, जो लकीर के फकीर है उसके लिए, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे उसके लिए, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य साहित्य जो है कि क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, यहाँ पर लिखाएगा बाबू रचना करे, क्या लिखाएगा, रचना करे, ठीक है, मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ, रचना करे, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ जाइए कि वहाँ क्या लिखाएगा, रचना करे, यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, ठीक है, उसके लिए, या फिर डी नंबर पर, डी नंबर हो जाएगा हम लोगों का कि जो उपयोगी साहित्य की रचना करे, रचना ना करे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए तो सी नंबर होगा राइट आंसर, ठीक है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी की रचना करे उसके लिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों हम लोगों का कि भारतीय, ठीक है, सॉरी, भारतीय, ठीक है, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, भारतीय की, क्या यहाँ भारतीय होगा, एक मिनट हम देख लेते हैं मेरा क्वेश्चन सही है कि या नहीं। 36 नंबर का, जी बिल्कुल ठीक है, भारतीय, ठीक है, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, बोलिए तो समांतवादी व्यवस्था में संभव है, पूंजीवादी व्यवस्था में संभव है, या फिर समाजवादी व्यवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था, कौन व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था सी होगा इसका राइट आंसर। आइए 37 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, है ना, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, जिस तरह आपका भी कोई गांव का नाम होगा ना बच्चों, आप लोग किस गांव से हैं जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए, तो हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से प्यारे बच्चों सब जो है कि मेरा वीडियो को देख रहे हैं, इससे पता भी चल जाएगा, और आंसर भी आप लोग दे दीजिए, आंसर भी दे दीजिए, और आप लोग का गाँव का क्या नाम है कमेंट में आंसर भी दे दीजिए, कितना मस्त रहेगा ना बच्चों।
चलिए, ताकि हम लोग भी जान जाएंगे कि हम लोग कहाँ से हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कहाँ से हूँ सर, मैं हूँ पूर्णिया जिला से, ठीक है बच्चों। पूर्णिया जिला से दीवानगंज सनी टोला नाम का एक गांव है, मैं वहीं से हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए तो आप लोग कहाँ से हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। बोलिए तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। 37 नंबर का जो कि राइट आंसर बोलिए क्या होगा। कुछ गांव सानी या फिर उच्च गांव सानी, देखिए वही है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। उच्च गांव सानी या फिर उच्च गांव सानी। 3 नंबर होगा हम लोग का उच्च का गांव सैनी, उच्च का गांव सैनी, ठीक है। देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग, सही ढूंढने का प्रयास करेंगे हम लोग। या फिर होगा हम लोग का ऊंचा गांव सैनी, ऊंचा गांव सैनी। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बोलिए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा गांव सानी, उचगांव सानी, ठीक है। वहीं पर जो है कि रामविलास शर्मा का गांव कहाँ था, गांव सानी। आइए हम लोग 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। और एक चीज बता दूं, अब खत्म ही होने वाला है, ठीक है। टोटल हम लोग 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अब खत्म ही होने वाला है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है हम लोगों का 38 नंबर कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, ठीक है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति। ये तो किस निबंध की पंक्ति है। नागरी लिपि की, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, या नाखून की उम्र। बोलिए भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवादी नहीं है किस निबंध की पंक्ति है। बोलिए तो किस निबंध की पंक्ति पूछा कि ये किस जो है कि निबंध की पंक्ति है 38 का। तो बोलते हैं 38 का राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। बाबू परंपरा का मूल्यांकन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, कौन सी विद्या पूछा है। कहानी, निबंध, या फिर व्यंग या स्मरण। बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। बोलिए 49 का राइट आंसर ये एक निबंध है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक निबंध है। राइट आंसर निबंध है, ठीक है बच्चों। आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग अपना मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके, अपने टीचर का नाम रोशन कर सके, समाज का नाम रोशन कर सके। तो अच्छा से पढ़िएगा तब ना। ये 40 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि रामविलास शर्मा AM, ठीक है, MA पास करने के बाद, ठीक है, MA यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स पास करने के बाद 1938 ईस्वी में जो कि कहाँ व्यस्त रहे, यानी उसके बाद वो कहाँ व्यस्त रहे। बोलिए तो अध्यापन में, या फिर शोध कार्य में, लेखन में, या फिर इनमें से। ये तो क्या होगा 40 का राइट आंसर बच्चों। 40 का राइट आंसर हो जाएगा शोध कार्य में, शोध बच्चों। आइए आगे आगे देखते हैं हम लोगों का अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का लेखन है। पूछ रहा है कि इनमें से, ये जो दिया गया इनमें से, ठीक है, ये जो दिया गया इनमें से जो है कि रामविलास शर्मा का लेखन है। बोलिए तो क्या है रामविलास शर्मा का लेखन। भाषा और समाज, ठीक है, भारत की समस्या, विराम चिन्ह, या इनमें से सभी। रामविलास शर्मा का लेखन बोलिए क्या है, होगा 41 का राइट आंसर। जी बिल्कुल, रामविलास शर्मा का जो है कि भाषा और समाज भी है, भारत की भाषा समस्या भी है, वो उन्हीं का लेखन, विराम चिन्ह भी उन्हीं का लेखन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये जो बाकी का ये जो हम लोग देखे तीनों तीनों का तीनों रामविलास शर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। आइए आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न कि सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे। बोलिए तो समांती दुनिया के महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे। भारत ईरान, भारत अमेरिका, भारत अफ्रीका, या फिर भारत इजराइल। बोलिए 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। भारत और ईरान, क्या हो जाएगा, भारत और ईरान हो जाएगा राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं हम लोगों का कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था। बोलिए तो शर्मा जी ने दान की राशि किसे जो है कि कौन सी दान स्वरूप दिया था। गरीबों को दिया था दान स्वरूप, या फिर बेरोजगारियों को, भारतीयों को, या फिर राज्य सरकार को। ये इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय सरकार को दिए थे, तो भारतीय सरकार को के दान स्वरूप दिए थे भारतीय सरकार को। आइए बच्चों 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब हम लोगों के पास मात्र 4 ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद खत्म हो जाएगा।
तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग पूरा देखने का प्रयास कीजिए ताकि परीक्षा में अच्छा नंबर ला पाइएगा बच्चों। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप सभी के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके पूरा है। चैप्टर का नाम से क्या है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाके सारा का सारा ऑब्जेक्टिव को चेक कीजिए और अच्छा से देखिए। 90+ कोई नहीं करता है। आइए 44 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि रामविलास शर्मा ने बीए जो है कि बीए कब पास किए। रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया बोलिए तो? 1932 में, 1934 में, 1933 में या 1931 में? बोलिए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1932। कब किए थे? 1932। ये होगा राइट आंसर 34 में। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का कि आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है। आदिम शब्द का अर्थ यानी कि आदिम जो है, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन, अति सुखदाई, अति सुंदर, अति क्रूर। बोलिए तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अति प्राचीन। अति प्राचीन आदिम का जो कि शाब्दिक शब्द है अति प्राचीन। 40 नंबर का प्रश्न है कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद या फिर परिवारवाद। बोलिए तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? समाजवाद, जातिवाद या फिर परिवारवाद। बोलिए 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवाद बच्चों। क्या हो जाएगा? समाजवाद। 40 का राइट आंसर समाजवाद। आइए आगे देखते हैं कि पुरानी संस्कृति में, ठीक है बच्चों, अब खत्म होने वाला है हम लोगों का, अब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न एक और है कि पुरानी संस्कृति में कौन नाता नहीं छोड़ती? पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं छोड़ती? समाजवादी संस्कृति नहीं छोड़ती या फिर पूंजीवादी संस्कृति नहीं छोड़ती, जातिवादी संस्कृति या इनमें से सही? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरानी संस्कृति में कौन, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती? बोले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती? तो समाजवादी संस्कृति, समाजवादी संस्कृति नाता ही तोड़ती है। ठीक है बच्चों, आइए अंतिम और लास्ट प्रश्न है हम लोगों का। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि लास्ट प्रश्न है बच्चों, 48वां प्रश्न है और परीक्षा में फिक्स है कि 2 से 3 नंबर जो है कि इस चैप्टर से फंस ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 48 नंबर का प्रश्न है कि अस्मिता का अर्थ है। बोलिए तो अस्मिता का अर्थ क्या है? बनावट या फिर लिखना, पहचान या भूलना। बोलिए तो अस्मिता का अर्थ क्या है? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहचान। क्या हो जाएगा बच्चों? पहचान। अस्मिता का अर्थ क्या है? पहचान। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह हम लोग का यहाँ पर जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग प्यारे बच्चों देख रहे हैं, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों क्या हो गया हम लोगों का? खत्म हो गया, फिनिश हो गया सारा का सारा ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप 2025 में अगर ये एग्जाम दीजिएगा तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो जो कि लाता हूँ और 2025 में आप लोग जो कि ये छक्का पे छक्का मारिएगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाइएगा। इसके लिए चैनल को क्या कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हम लोग अध्याय 8 को लेकर प्रस्तुत, ठीक है। अध्याय 8 का जो है कि आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सारा वीडियो है, आप लोग जाइए और देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 8 के साथ।